नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। आज है 18/1/2023। चलिए आज हम देखते हैं क्या है हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो पहला टॉपिक हमारे सामने आया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अभी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स दिए गए हैं और हम सबको अच्छे से पता है कि भारत में 16 जनवरी को पहली बार स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है ना? तो ये दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये प्रदान किए गए हैं। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये जो अवार्ड है वो दिए गए हैं, जिसमें पीयूष गोयल ने मार्ग पोर्टल की सराहना की है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना? अब देखो, इसमें हम बात करेंगे, दो शब्द यहाँ पर आए हैं, 14 स्टार्टअप्स, दो इंक्यूबेटर्स और 1 एक्सेलरेटर को विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। यानी अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने कि ये इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? तो देखिए, स्टार्टअप्स योजना भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनके पास नई सोच है, जिनके आइडियाज इनोवेटिव हैं, उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उनको किस तरीके से साथ दिया जाए, उनको किस तरीके से सुविधाएं प्रदान की जाए, ये इंक्यूबेटर्स का काम होता है। ठीक है। और एक्सीलेटर क्या करता है? जो उन उद्यमियों के जो आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज को स्प्रेड करने का काम, उसमें इम्प्रूवमेंट करने का काम, ये सारा काम एक्सीलरेटर का होता है कि यानी किस तरीके से उसको इनहेंस किया जाए, उसके आइडियाज को किस तरीके से फैलाया जाए, मार्केटिंग की जाए, है ना? तो इस फील्ड में अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अवार्ड प्रदान किए हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, अब इसमें कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बात किया जा रहा है कि 2020 में कैसे हुआ था, तो फिर 2022 में संपन्न हुआ था, तो उसमें कितने लोगों को दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें कि जो स्टार्टअप जिनका होता है, ठीक है ना, तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाता है। जो इनक्यूबेटर होता है और एक्सीलरेटर होता है, उसको 15 लाख रुपए दिया गया है विजेता के रूप में, पुरस्कार के रूप में। और बाकी ये लिंक दी गई है, इसमें वो सारी डिटेल है कि किसको किसको कौन कौन सा जो अवार्ड है वो दिया गया है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत ने बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले पेंटाबैलेंट टीके की 12,500 खुराक क्यूबा को दान करने की घोषणा करी है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारे देश की विदेशी राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी, वो क्यूबा की यात्रा पर गई थी 12 से 14 जनवरी के बीच में। तो वहां पर उन्होंने घोषणा करी कि भारत जो है पेंटावेलेंट टीके को की जो है 12,500 खुराक देगा, किसको? क्यूबा को देगा। और इस ये जो बीमारी है, ये जो टीका है पेंटाबैलेंट टीका, ये कौन कौन सी बीमारियों से, 5 कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है, इसके बारे में देखिए। डिप्थीरिया, जिसको गलघोटू कहते हैं, पर्टूसिस काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब जैसे 5 जानलेवा बीमारियों से ये बचाता है। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? तो महामहिम मिगुएल डियाज कैनेल बर्मुडेज यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्यूबा के। विश्व आर्थिक मंच WEF ने 5 दिवसीय वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है और इसका जो ये एडिशन है वो 53rd नंबर का एडिशन है। स्विट्जरलैंड के दावोस में ऐसा किया गया है। ठीक है। यानी 16 जनवरी 2023 को शुरू होकर ये 20 जनवरी 2023 तक ये चलेगा, जिसकी थीम है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी विभाजित दुनिया में सहयोग, इसकी क्या है? थीम है ना? और इसमें स्पेशली जिन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी, जिन जिन विषयों के ऊपर बात किया जाएगा, वो विषय है यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति मतलब विश्व में जो महंगाई की दर बढ़ रही है उसके ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा की जाएगी। अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन भाग ले रहा है इस बैठक में। तो देखो, भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी और RK सिंह तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बैठक में।
विश्व आर्थिक मंच के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में है और इसके कार्यकारी और संस्थापक कौन है? क्लॉस स्वाब इसके संस्थापक हैं और इसके अध्यक्ष हैं बोग्रे ब्रेंडे। ठीक है। अब ये जो विश्व आर्थिक मंच है, ये कई विषयों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये वैश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जिसके बारे में हमने भी पिछले वीडियो में पढ़ा था, वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अब देखो, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता कर लिया गया। किसके द्वारा? यूके के द्वारा। कहां पर हुआ? लंदन में हुआ, जहां पर जापानी प्रधानमंत्री जो है यूके की यात्रा पर आए थे। अब ब्रिटेन की सेना को जापान में तैनात करने की अनुमति देना, यानी कि इस समझौते में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्रिटेन की सेना जापान में जाकर तैनात हो जाएगी, है ना। और यूके यूरोप का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने जापान के साथ इस तरीके का समझौता किया है और इस समझौते के ऊपर चर्चा करने के लिए अभी दोनों देशों के संसद में, पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया जाएगा। अब देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑक्सफैम जो है उसने एक रिपोर्ट जारी करी है और उसमें वो कह रहे हैं कि भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। कितनी संपत्ति है? 40% संपत्ति है। 17/1/2023 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 166 अरबपति हैं, है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि हमारे देश में जो गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है, जो खाई है, वो बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा अंतर है उसमें। 14 जनवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भूस्थानिक हैकथॉन का शुभारंभ किया। अब देखो इसका ये क्यों क्यों क्या इसका उद्देश्य क्या है? भूस्थानिक हैकथॉन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जाए और पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को, यानी नए विचारों को और स्टार्टअप्स को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसका प्रमुख विषय था। ये जो भूस्थानिक हैकथॉन हो रहा है ये 10 मार्च 2023 को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चुनौतियों के 2 सेट होंगे। क्या होगा? चुनौतियों के दो सेट होंगे। एक है रिसर्च चैलेंज और दूसरा है स्टार्टअप चैलेंज। अब एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में भारत का 100वां स्टार्टअप शामिल हो चुका है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में यूनिकॉर्न क्लब में 100वां स्टार्टअप अब शामिल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148 नंबर का फाउंडेशन डे मनाया गया। कब? 15 जनवरी 2023 को मनाया गया है और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 1875 से शुरू किया गया था और ये जो डिपार्टमेंट है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आता है और इस प्रेजेंट टाइम में इस विभाग के, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? तो मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में यूके के क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया गया है। किसको? यूके के क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया गया है और ये फ्रांस की लॉरेंस बून का जगह लेंगी। किसका जगह लेंगी? ये फ्रांस की लॉरेंस बून का जगह लेंगी। अब देखो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की 1960 में हुई थी और इसका उद्देश्य यह है कि विश्व स्तर पर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया जाए और आर्थिक प्रगति में साथ दिया जाए।
इसमें 38 जो कंट्रीज हैं वो शामिल है। भारत इसका सदस्य नहीं है और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में G20 के अंतर्गत थिंक 20 को की 2 दिवसीय बैठक के घोषणा पत्र में आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, हम सबको पता है कि पूरे भारत इस समय मेजबानी कर रहा है G20 के देशों की। तो इसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर सबमिट की जाती है और इस समय भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग विषयों पर ये जो सबमिट है वो करी जा रही है। ठीक है ना। तो अभी क्या किया गया है मध्य प्रदेश में 16-17 जनवरी 2023 को बैठक के दौरान ग्लोबल गवर्नेंस विथ लाइफ एंड वैल्यूज को केंद्र में रखा गया और उसके आधार पर थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक करी गई। ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? तो 22 देशों के सैकड़ों प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। मेघालय राज्य एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है, देखो मेघालय राज्य क्या कर रही है, साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लेकर आई है और इसको लॉन्च कर दिया है 12 जनवरी 2023 को, है ना। अब इस योजना में क्या है, इस योजना में ये है कि जब यातायात किया जाए, ठीक है ना, तो यातायात का मार्ग अवरुद्ध ना हो, कृषि के स्कूल बस के साथ साथ में अगर स्कूल बस में कृषि का भी जो सामान है वो रखकर मार्केट तक पहुंचा दिया जाए, तो इससे यातायात बाधित नहीं होगी, किसानों का जो पैसा है वो बचेगा, उनकी जो इनकम है वो सेव होगी और साथ में ही ग्रामीण उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ठीक है ना। साझा स्कूल बस प्रणाली की शुभारंभ कर दिया और साथ में इन्होंने कृषि प्रतिक्रिया वाहन प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल योजना भी लॉन्च करी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा करी थी। कब? 13 जनवरी को करी थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, यानी हेल्थ के स्तर पर कुछ हेल्प चाहिए या प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर है, ऐसे मौके पर भारत उनको चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है ना, चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करेगा। ये बात कही गई है 13 जनवरी को और इसके लिए एक परियोजना लागू की गई जिसका नाम रखा गया आरोग्य मैत्री। और हमें पता है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया गया था, वर्चुअली एक मीटिंग हुई थी और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें 122 देश शामिल थे जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो थे, है ना। और ये इस समिट के दौरान इसके समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कहा है। इसके पहले हम बता दें आपको कि कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल चली थी, यानी जब कोविड-19 वाला जो टाइम पीरियड था उसमें एक और परियोजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री पहल। अब इसमें क्या किया गया, इसमें 100 से अधिक देशों को भारत में निर्मित टीके की आपूर्ति करी थी, यानी उनको टीके उपलब्ध कराए थे जो भारत में निर्मित थे। अब देखो तमिलनाडु में एक गेम खेला जाता है जिसका नाम है जलीकट्टू। इसमें क्या किया जाता है, ये एक ऐसा गेम है जिसमें सांड जो है ना, सांड को अपने बस में किया जाता है ना। तो अभी क्या है, अभी इस खेल का आयोजन पोंगल पोंगल के 3 दिन बाद स्टार्ट हुआ था और मदुरई के 3 गांव में इसका आयोजन हुआ है। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर देखिए आप कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। क्या? जलीकट्टू कब मनाया जाता है? तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। हमको अच्छे से पता है कि जो पोंगल त्योहार है वो फसलों के ऊपर और मवेशियों के ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब वहीं से एक इम्पोर्टेंस बताई जाती है मनुष्य के जीवन में फसलों की और मवेशियों की, जानवरों की।
ठीक है। और इस देखो, जल्लीकट्टू खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और यह तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। किसे? जल्लीकट्टू त्योहार को। ये बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, आपको पता होना चाहिए क्यों मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे इसी चैनल पर। सोशल मीडिया के माध्यम से आप मिलना चाहते हैं तो ये सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं। साथ में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने बहुत सारा साथ दिया है, आपके साथ के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ऐसे ही इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।